हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिएगा, हम लोग प्रॉब्लम सेट 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 1 से लेकर के 9 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 to 13। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका ये जो प्रॉब्लम सेट 1 है ना, ये हो जाएगा कंप्लीट। तो चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा, 10th क्वेश्चन में ये फिगर दिया गया है और क्या क्या लिखा है कि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट एक्स। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये रहा हमारा एंगल बी और ये रहा एंगल सी। ठीक है, दोनों के जो एंगल बाइसेक्टर्स है ना, वो कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? देखो यहाँ पे पॉइंट एक्स पे। ठीक, यहाँ पर वही बात बताई गई है। और फिर इन्होंने क्या बोला कि ये जो लाइन ए एक्स है ना, ये इंटरसेक्ट करता है बी सी को। कौन से पॉइंट पे? पॉइंट वाई पे। ठीक, तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। और क्या दिया है कि ए बी कितना है? 5, यानी ए से लेकर के बी तक का जो डिस्टेंस है, मतलब जो लेंथ है, वो है 5। और ये जो ए सी है ना बच्चों, ये है 4। और ये जो बी सी है पूरा, देखो बी सी कितना है? 6 है। ठीक, तो फिर हमें ये रेशियो बताना है ए एक्स अपॉन एक्स वाई। देखो ए से लेकर के एक्स अपॉन एक्स वाई कितना होगा, वो हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, यस। तो चलिए फिर देखते हैं बच्चों, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पर ना हम लोग वो वाला थियरम अप्लाई करेंगे। कौन सा थियरम? तो थियरम ऑफ ये एंगल बाइसेक्टर, जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो वो वाला थियरम हम यहाँ पे लगाएंगे और ये जो रेशियो दिया गया है, ये देखो ये, ठीक है, ये हम लोग फाइंड करेंगे। तो चलो फिर यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, क्या क्या दिया है पहले मैं उसको लिख लूँ क्या? देखो यहाँ पर ए बी का लेंथ दिया गया है, कितना दिया है? 5। और ये जो ए सी है ना स्टूडेंट्स, ये कितना है? 4। और यहाँ पे जो बी सी है ना स्टूडेंट्स, वो कितना है? 6 है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं पता है आप लोगों को? एक एक करके हम लोग ट्राइंगल को लेंगे। जैसे यहाँ पे आपको 2 ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे होंगे, देखिएगा। एक तो ट्राइंगल ये वाला है, देखो ए बी वाई बराबर, दूसरा ट्राइंगल ए सी वाई। तो सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिएगा, इन ट्राइंगल ए बी वाई। ठीक है, ट्राइंगल ए बी वाई में देखिएगा, ये जो रे बी एक्स है ना, रे बी एक्स बाइसेक्ट्स एंगल बी। ठीक है, ध्यान से देखो ये वाले ट्राइंगल में। ठीक है, ये वाले ट्राइंगल में देखिएगा, ये जो रे बी एक्स है ना, ये क्या करता है? एंगल बी को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो फिर हम लोग यहाँ पे थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर का यूज कर सकते हैं, राइट। तो देखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस थियरम होता क्या है स्टूडेंट्स? देखिएगा यहाँ पर, जैसे कि ये क्या है? ये बाइसेक्टर है ना, ये क्या है? बाइसेक्टर है बराबर। तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? यहाँ पर, मतलब ये वाली साइड को। ठीक है, तो ए से लेकर के एक्स तक जाएंगे, फिर एक्स से लेकर के वाई तक जाएंगे। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा? ध्यान से देखो, ए एक्स अपॉन एक्स वाई। ठीक है, अच्छे से लिखूं मैं, देखो ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो जो रिमेनिंग 2 साइड्स है उनके रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो रिमेनिंग 2 साइड्स कौन कौन से? एक तो ये, दूसरा ये। तो हम क्या लिखेंगे? ए बी अपॉन बी वाई। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने ए बी अपॉन बी वाई। और ये हमने कैसे किया? यहाँ पे हमने थियरम लगाया। कौन सा? थियरम ऑफ इक्वल बाइसेक्टर, नहीं ये वाला नहीं, थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि बाय थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, और इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1 करके। ठीक है, चलो इतनी बातें आपको समझ में आई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? ये वाला ट्राइंगल लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे किया, सेम तरीके से उसमें भी हमको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों? सिमिलरली, यानी कि इसी के जैसे। सिमिलरली इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? देखो ए सी वाई। ठीक है, ट्राइंगल ए सी वाई में देखिएगा, इन ट्राइंगल ए सी वाई कौन सा रे है? सी एक्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों? रे सी एक्स बाइसेक्ट्स, ये जो सी एक्स है ना, ये क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। किसको बाइसेक्ट करता है? बाइसेक्ट्स एंगल सी। ठीक है, ये एंगल सी को बाइसेक्ट करता है बराबर। तो अगर ऐसा है तो फिर हम लोग यहाँ पे ये वाला थियरम लगा सकते हैं, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरम होगा क्या? देखो ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो जो रिमेनिंग 2 साइड्स है उनके रेशियो के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ए सी अपॉन सी वाई होगा। देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्टूडेंट्स, ए सी अपॉन सी वाई। ठीक है, इसका रीजन आप क्या बताओगे? तो वही बताइएगा, बाय थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर, बाय थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर,
बाइसेक्टर, ठीक है। इसको हम लिख देंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 2, बराबर। चलो इतनी बातें आपको समझ में आई। हमें बताना क्या है, हमें तो इसका रेशियो बताना है। तो ये हमें कहाँ पर मिला है, देखो यहाँ पर भी मिला है, यहाँ पर भी मिला है, बराबर। तो अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि ax/xy ये इक्वल होगा इसके और ये इक्वल हो जाएगा इसके, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों का जो लेफ्ट साइड है ना वो सेम है। देखो ax/xy, इधर भी क्या है बच्चों, ax/xy है ना, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये तीनों भी जो रेशियोज है ना वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हम एक बात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ax/xy ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ab/by के इक्वल हो जाएगा। और ये किसके इक्वल होगा, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, तो बस एक ही बार लिखना, बार बार मत लिखना। अभी इसको लिख दो ac/cy के ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यस एवरीवन, समझ में आया, इतनी बातें समझ में आई ना अच्छे से। अब हमें क्या करना चाहिए, तो सुनिएगा ध्यान से, हमें किसका रेशियो चाहिए, हमें ये रेशियो चाहिए ना ax/xy, ठीक है। तो इसको कुछ भी मत कीजिएगा, बाकी जो हमको चाहिए उसी में हमें कुछ ना कुछ, तो मतलब इसको छोड़ करके बाकी के जो बचे हैं ना इसमें ही हमें कुछ ना कुछ करना होगा, ठीक है। तो पहले तो एक काम करते हैं, जो भी वैल्यूज हमारे पास है ना वो हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ax का वैल्यू हमारे पास नहीं है, xy का भी वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसको आप ऐसे ही रहने दो। ab कितना है, देखो यहाँ पर 5 है, और by है क्या हमारे पास, by नहीं है, कोई बात नहीं, रहने दो, नहीं है तो जाने दो, कुछ नहीं, ठीक है। चलो by तो नहीं है, ac है ना, ac बोलो कितना है 4, और cy है क्या हमारे पास नहीं है, ठीक है। यस, तो हमने ये सब कुछ तो कर दिया। अभी इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इन्हीं दोनों को लेकर के किसी तरीके से सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो कैसे किया जाए, सोचना पड़ेगा, अच्छे से सोचिए, अभी समझ में आएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्लास 9th में आपको याद है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर में हमने एक थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो का, ठीक है। देखो इस तरीके से होता था थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, कैसे होता था, मान लीजिए a/b है। वैसे आप लोग को एक बात बताऊं, ये जो थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो है और वो जो हमने अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, इस तरीके के जो भी हमने प्रॉपर्टीज सीखी थी ना, जो भी थ्योरम सीखे थे, उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, ओके। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, ठीक है, मतलब अगर आपको क्लास 9th वाला वीडियो नहीं देखना है तो अभी आप ना एक काम करो, मैं ना आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी उस वीडियो का, या फिर आप अगर यूट्यूब पे सर्च भी करोगे ना थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो तो भी वो आपके सामने आ जाएगा। और वो डिविडेंडो, कंपोनेंडो के लिए भी अलग से मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। तो वो भी अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा परेशान मत होइए, मैं एक काम करूंगी, वो दोनों वीडियोस का लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जरूर उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसके आगे अभी हम लोग यूज करेंगे अल्टरनेंडो और कंपोनेंडो का, ठीक है। तो अगर आपका रिवीजन हुआ रहेगा तो फिर जब मैं उसका यूज करूंगी ना आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो दोनों का ही लिंक मैं आपको दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहले आप उसको देख लो, फिर उसके बाद यहाँ पर आकर के देखना, ठीक है। यस, तो यहाँ पे अभी हम लोग कौन सा रेशियो लगाने वाले हैं, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, बराबर। तो देखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम होता क्या है, मान लीजिए a/b विच इज इक्वल टू क्या है, c/d, ठीक है। तो ये पता है किसके इक्वल हो जाएगा, a/b को हम क्या कर सकते हैं ना, ऐसे सामने सामने लेकर के प्लस कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम a + c, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं b + d, ठीक है। ये दोनों भी मतलब ये जो हमने किया ना ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यही क्या होता है बच्चों, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो होता है, ठीक है। समझ पाएगी नहीं, मतलब अगर आप इन दोनों को ऐसे सामने सामने प्लस करते हो ना तो भी वहां पे रेशियो क्या आता है, इक्वल ही आता है, ठीक है। वो थ्योरम यही बोलता है, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो यही बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो का ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से, ये जो ax/xy है ना इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, बाकी इनको सामने सामने प्लस कर देते हैं, ठीक है, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो का यूज करके। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 + 4 अपॉन में क्या आएगा स्टूडेंट्स, by + cy, ठीक है। यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगाया, चलो लिखते हैं थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, ठीक है। यस, आप लोग जरूर देखो, एक बार रिवीजन कर लोगे तो अच्छा रहेगा। अब तक तो आप भूल चुके होंगे, ठीक है, जिनको याद है अच्छी बात है, पर जो भी भूल चुके हैं एक बार जरूर आप रिवीजन कर लो, एक बार कम से कम वीडियोस देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यस, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। अब क्या होगा, 5 और 4 कितना हो जाएगा, मिलकर के 9 हो जाएगा। इधर ही करूँ मैं, देखो यहाँ पर ax/xy विच इज इक्वल टू, यहाँ पे 9 हो जाएगा by + cy, देखो यहाँ पर by + cy
बी से वाई और वाई से सी, ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है ना, यानी कि इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं कि नहीं, यस और नो, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसके प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया बच्चों, बी सी। इसका रीजन आप क्या बताओगे कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर, इसलिए हमने इस तरीके से लिखा है, ठीक है। अभी बी सी का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, 6 है, यानी बी सी के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, ठीक है। चलो मैं इसको पहले मिटा दूं, फिर आगे का यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है। चलो आगे का इधर आप लोग देख लो, अब ज़्यादा नहीं है, बस अब खत्म होने वाला है। ए एक्स अपॉन एक्स वाई विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 9 पहले से है और बी सी कितना है, 6 है। अब इसको कैंसिल करते हैं 3 से, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, यानी कि यहाँ पे रेशियो हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, ए एक्स अपॉन एक्स वाई विच इज इक्वल टू 3/2 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। यही हम लोगों को बताना था ना, रेशियो ऑफ ए एक्स अपॉन एक्स वाई कितना आ गया, 3/2, ठीक है, यस। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे होता है कंप्लीट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या लिखा है कि इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सेक ए डी इज पैरेलल टू सेक बी सी। जैसे कि आप लोग इस फिगर में भी देख सकते हो, इन्होंने क्या बोला कि ये जो सेगमेंट है ना ए डी, ठीक है, ये क्या है, बी सी को पैरेलल है। फिर ये जो डायगोनल है ए सी और बी डी, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो ए सी और बी डी कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट पी पे, ठीक है। तो फिर हमें यहाँ पे क्या शो करना है स्टूडेंट्स, देखो ए पी अपॉन पी डी, ए पी कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पे ए पी अपॉन पी डी विच इज इक्वल टू पी सी अपॉन बी पी, ठीक है, ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो ये कैसे होगा, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, चलो आप लोग को सॉल्व करके बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे। तो गिवन में क्या दिया है देखिएगा कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सेक ए डी इज पैरेलल टू सेक बी सी, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। और हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट कि ए पी अपॉन पी डी ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, तो पी सी अपॉन बी पी के इक्वल हो जाएगा। चलिए अभी यहाँ से इसका प्रूफ जो है ना वो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों ये हम कैसे करेंगे पता है, देखो हमारा मेन काम क्या है ना, ये जो दोनों ट्राइंगल्स दिए गए हैं, देखो ये वाला ट्राइंगल ए पी डी और ये वाला ट्राइंगल दूसरा वाला सी पी बी, ठीक है, इन दोनों को हम लोग सिमिलर लाएंगे। और एक बार ये दोनों ट्राइंगल्स हमको सिमिलर मिल गए ना, तो ये जो रेशियो यहाँ पे दिया गया है ये भी हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग सिमिलर कैसे दिखाएंगे, तो हमारे पास कई सारे मतलब वो टेस्ट है ना, तो यहाँ पे हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी का यूज करके इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाएंगे, ठीक है। कैसे, चलो आप लोग को बताती हूँ। पहली बात तो यहाँ पे समझिएगा, इन्होंने क्या दिया कि ये जो ए डी है ना ये पैरेलल है बी सी के, तो पहले मैं इसको लिखूंगी कि सेक ए डी इज पैरेलल टू सेक बी सी, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगा, ए डी बी सी को पैरेलल है, तो ये जो बी डी है ना बी डी हो जाएगा हमारा ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल, बी डी इज देयर ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब पैरेलल लाइन में आप लोगों ने पढ़ा ही है कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होते हैं एक ट्रांसवर्सल होता है, तो वहां पे जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो क्या रहते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसमें अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से होंगे, तो देखो आप लोग को एक बात बताती हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल ये वाले ट्राइंगल में आ रहा है, ये वाला एंगल इधर आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये क्या है बच्चों ट्रांसवर्सल है, तो फिर ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, होंगे कि नहीं, होंगे ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, देखो इस एंगल का नाम हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं ना, एंगल ए डी पी लिख सकते हैं कि नहीं, जी हाँ, ए डी पी, ठीक है। ये इक्वल हो जाएगा कौन से एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा ये, तो ये वाले एंगल के। अब इस एंगल का नाम कैसे लिखोगे, तो सी बी पी, ठीक है, एंगल सी बी पी, ठीक है, इस तरीके से। और इसका रीजन आप क्या बताओगे, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। इसको लिखिएगा इक्वेशन नंबर 1 करके, क्योंकि इसकी जरूरत अभी हमको आगे पड़ेगी, बराबर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल्स लेंगे जिनको हमें सिमिलर दिखाना है। तो पहला तो ये ट्राइंगल लेंगे, दूसरा ये। तो देखो ट्राइंगल का नाम सोच समझ करके लिखिएगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, ए डी पी, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं ट्राइंगल
ADP एंड ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे ADP हमने लिखा ना, तो अब यहाँ से शुरुआत कीजिएगा CPB, ठीक है, एंगल CPB बराबर CBP, ओके CBP। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिएगा स्टूडेंट्स, ये वाला जो एंगल है ना, एंगल P, देखो दोनों ही ट्राइंगल्स में आ रहा है कि नहीं, और देखो यहाँ पे क्रॉस हो रहा है। तो हमने एक प्रॉपर्टी सीखी है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे बनते हैं, जब दो लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करे, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं उनको क्या कहा जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्रॉस बन रहा है कि नहीं, इसीलिए ये वाला और ये वाला दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे बराबर, और ये दोनों आपस में क्या होंगे स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऐसे कैसे कॉन्ग्रुएंट बोल दिया, अरे हम प्रॉपर्टी जानते हैं ना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे पता है, देखो इस एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, तो एंगल APD, एंगल APD ये कॉन्ग्रुएंट होगा, कौन से एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो अभी इस वाले एंगल की हम बात करेंगे, तो इसका नाम कैसे लिखोगे, A से शुरुआत करी ना, APD, तो अब यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, याद रखो ये C से, ठीक है। देखो इसके अपोजिट में इसको लेना, मतलब इसके साथ इसके, ठीक है। तो हमने यहाँ से शुरुआत करी ना, तो अब यहाँ से करेंगे CPB, एंगल CPB बराबर, और इसका रीजन आप क्या बताओगे स्टूडेंट्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ओके यस। और यहाँ पे हम लिखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हमने यहाँ पे एक एंगल को तो कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, अब दूसरा कोई एंगल अगर हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देता वो हमारा काम हो सकता है। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा था ना कि एंगल ADP और CBP ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देखो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा देती हूँ, ठीक है। तो अब इसी को हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इस एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, एंगल ADP, एंगल ADP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, इस एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, CBP, एंगल CBP, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिखा बच्चों, फ्रॉम 1, देखो 1 से लिखा ना, इसके लिए यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो इन दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया है, यानी हम बोल सकते हैं कि दिस इज सिमिलर टू दिस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ट्राइंगल ADP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBP, ठीक है। इसका रीजन आप क्या बताएंगे, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। यहाँ पे लिखते हैं कि बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक, अब देखिए अगर ये दोनों क्या है, सिमिलर है, तो फिर जो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा, राइट। तो देखिएगा हमें क्या क्या चाहिए, हमें ये चाहिए ना AP PD PC BP, तो मिल जाएगा। देखिए हमें AD की जरूरत है क्या, AD हमें नहीं चाहिए, और ये देखो CB भी नहीं चाहिए, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ये वाली जोड़ी हम छोड़ देते हैं, बाकी इसको लेते हैं। DP अपॉन BP, देखो DP उसमें है ना, DP, ये देखो DP और BP है, ठीक है। तो अभी इसके अपॉन में हम क्या करेंगे, इसको लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ DP, अपॉन में क्या आएगा बच्चों, BP। देखो ये नाम लिखते हो ना तो ध्यान से देख करके लिखने का, ठीक है। देखो हमने इसको कैसे लिखा है, देखो P के साथ P आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो यहाँ पे P के साथ क्या आया, P आया बराबर, और ये देखो D और B आपस में क्या है, इक्वल है ना, देखो D और B आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके लिए देखो D के साथ मैंने क्या लिया है, B लिया है बराबर। फिर उसके बाद बचता क्या है, देखो ये वाले में A बचता है और वो वाले में C बचता है, तो इन दोनों जो बचे हुए वर्टेक्स हैं उनको एक साथ ले लेंगे, A के साथ C, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को नाम लिखना है, तभी आप सही से कर पाओगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, DP के अपॉन में BP को लिखा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो अभी इन दोनों को ले लेते हैं, AP अपॉन CP, ठीक है। ये हो जाएगा AP अपॉन CP के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा हमको ये मिला क्या, जो हमें प्रूफ करना था, हमें क्या प्रूफ करना था, AP अपॉन PD और PC अपॉन BP, ये क्या आ गया यहाँ पे, तो DP BP AP और ये CP आया है, ठीक है। मतलब AP के अपॉन में क्या आना चाहिए, PD आना चाहिए ना, नहीं आया, कोई बात नहीं, आपको बताती हूँ ये कैसे होगा। रुको सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको हम इधर बुलाते हैं, इसको उधर भेजते हैं, ठीक है। चलो AP अपॉन CP को मैंने पहले लिख दिया, और ये जो DP अपॉन BP है ना, इसको मैंने ये बाद में लिखा, ठीक है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, क्लास 9th में आप लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, जिसमें से एक प्रॉपर्टी क्या था बच्चों, अल्टरनेटिव, ठीक है। अल्टरनेटिव में क्या होता है आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैसे तो मैंने आपको अभी अभी बोला कि वीडियो एक बार देख लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ उन दोनों वीडियोस को फटाक से देख लो, फिर आप आगे आइएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, AB अपॉन
ए बी अपॉन बी विच इज इक्वल टू सी अपॉन डी अगर ऐसा है ना, तो बाय अल्टरनेटो प्रॉपर्टी हम क्या कर सकते हैं, ये जो बी और सी है ना, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये जो बी है ना, इसके प्लेस पे हम सी लिख सकते हैं और बी के प्लेस पे सी के प्लेस पे बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, अल्टरनेटो। तो यहाँ पे हम लोग उसी प्रॉपर्टी का यूज करके ये जो हमसे पूछा गया है वो हम लेकर के आएंगे, ठीक है। तो क्या करना होगा, देखो यहाँ पे इंटरचेंज करना होगा, समझिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो ये जो बी है ना, इसको हम सी के साथ इंटरचेंज कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, एपी की जगह पे एपी ही रहेगा, रहने दो कोई बात नहीं, ठीक है। एपी की जगह पे एपी रहने दो, बाकी ये जो सीपी है ना, इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो सीपी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, डीपी। डीपी मतलब क्या, पीडी। देखो डीपी एंड पीडी बोथ आर सेम। चलो नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगी, पहले मैं डीपी लिख देती हूँ, ठीक है। विच इज इक्वल टू, अभी ये जो सीपी है इसको हम इस साइड बुला लेंगे और नीचे क्या है, बीपी। यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, तो अल्टरनेटो। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय अल्टरनेटो, ठीक है। देखा क्लास 9 की प्रॉपर्टीज यहाँ पे काम आ रही है ना, इसीलिए ध्यान से पढ़ना चाहिए। चलिए देखते हैं अब उसके बाद हमें क्या चाहिए था एक्चुअल में, देखो हमें ये प्रूव करना था, एपी अपॉन पीडी। यहाँ पे क्या है, एपी, ये तो ठीक है, पर ये जो डीपी है ना, इसको थोड़ा सही से करके लिख देते हैं हम लोग। ये पी को आगे लिखते हैं, डी को पीछे, चलेगा, ऐसे हम करके लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए, पीसी। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सीपी। तो चलो इसको बदल दो, इसका ऑर्डर चेंज कर दो, ये सीपी को लिख दो पीसी, ठीक है। सीपी बोलो या फिर पीसी बोलो, बोथ आर सेम। और नीचे क्या आएगा, बीपी, ये लीजिए बीपी, ठीक है। तो जो हम लोगों को प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस कॉमा प्रूफ। तो आप लोग देख सकते हो फाइनली क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे होता है कंप्लीट। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद हम लोग अभी कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 और 13। तो अभी इसके बाद 12 देखेंगे, फिर फाइनली हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें क्या लिखा है, इन गिवन फिगर एक्स वाई इज पैरेलल टू सेगमेंट ए सी। आप देख सकते हो ये जो सेगमेंट एक्स वाई है ना, ये पैरेलल है ए सी के। और क्या दिया है कि 2ax विच इज इक्वल टू 3bx। और फिर यहाँ पे देखो एक्स वाई मतलब x से लेकर के y तक का वैल्यू कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना है, ये जो एक्टिविटी दी गई है ना, ये कंप्लीट करना है, ठीक है। किस लिए कंप्लीट करना है, तो AC का वैल्यू यानी कि AC का लेंथ हमको फाइंड करने के लिए ये जो एक्टिविटी दी गई है इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। देखिए बच्चों सबसे पहले यहाँ पर ये जो रिलेशन दिया गया था कि 2ax विच इज इक्वल टू 3bx, ठीक है, वो यहाँ पे इन्होंने लिखा है। तो अगर ऐसा है तो फिर ax अपॉन bx क्या होगा पता है आप लोगों को, तो ये होगा 3/2, यहाँ पे आ जाएगा 3/2। अब ये कैसे आया आपको समझाती हूँ, सुनिएगा एकदम ध्यान से। देखिए जैसे ये जो bx है ना, ये जब इस साइड है तो किस में है, मल्टीप्लाई में। जब इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि ax के अपॉन में हम क्या लिखेंगे, bx को लिखेंगे, बराबर। और यहाँ पर देखिएगा ये जो 2 है ना, ये इधर मल्टीप्लाई में, जब इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 3 के अपॉन में क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा, ठीक है। इसीलिए ax अपॉन bx क्या आ गया, 3/2 आ गया, ठीक है। चलो इतनी बात आपको समझ में आई। उसके बाद से हमने यहाँ पर क्या किया है ना, ये कॉम्पोनेंटो प्रॉपर्टी का यूज किया है, ठीक है। अब ये कॉम्पोनेंटो प्रॉपर्टी क्या होता है, चलो मैं आपको फटाफट से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो मान लीजिए a अपॉन बी विच इज इक्वल टू क्या है बच्चों, c अपॉन डी, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। देखिएगा ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ला करके प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, b, तो इसको मैंने प्लस कर दिया। बाकी जो डिनोमिनेटर में पहले से है वो तो रहना ही है, ठीक है। यहाँ पर भी हमें वही काम करना है, c प्लस डी कर देंगे और नीचे तो c रहेगा ही, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। यही है प्रॉपर्टी, कौन सी, कॉम्पोनेंटो। तो देखिएगा यहाँ पर इन्होंने कॉम्पोनेंटो प्रॉपर्टी का ही यूज किया है। क्या किया, ये जो bx यहाँ पे अपॉन में था इसको ऊपर लिया, ठीक है, इसको ऊपर लिया और देखो यहाँ पे ला करके प्लस कर दिया। तो जैसे हमने इस साइड किया है वैसे हमें ये साइड भी करना होगा। तो देखिएगा यहाँ पे 3 तो पहले से ही है, रहने दो। बाकी जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो ये ऊपर ले जा करके हम इसको जोड़ देंगे और डिनोमिनेटर में जो पहले से है वो तो रहेगा ही, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है कि ax प्लस bx के प्लेस पे क्या लिख दिया, ab। ऐसा क्यों किया, देखो क्या लिखा है, ax प्लस bx, ax मतलब यहाँ से यहाँ तक, bx मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो क्या आएगा, ये पूरा ab आएगा कि नहीं, आएगा ना, यस एवरीवन, आएगा कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो अभी ax प्लस bx के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, देखो हम इसके प्लेस पे लिख देंगे ab, जो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, 3 2 कितना होता है 5, यहाँ पे आ जाएगा 5/2, ठीक है। इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई ना।
अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि ट्राइंगल BCA, BCA का मतलब कौन सा ट्राइंगल, देखो ध्यान से, BCA है ना, और BYX देखिएगा यहाँ पर BCA मतलब ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल BCA यानी कि पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, और दूसरा क्या है BYX, BYX मतलब ये छोटू वाला ट्राइंगल, ठीक है। दोनों को इन्होंने सिमिलर बताया है और उसके बाद से यहाँ पे ये बॉक्स दिया गया है, तो हमें बताना है कि कौन से टेस्ट से ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर होंगे। तो चलो इसको थोड़ा अलग से हमें समझना पड़ेगा, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि दो ट्राइंगल्स की बात की गई है ना, पहला आपका क्या है बच्चों BCA, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल BYX, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या जो मतलब क्या क्या यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, कौन कौन से एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, तो समझिएगा ध्यान से, आप लोग को बताती हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये जो दोनों ट्राइंगल्स है ना, इसमें कॉमन क्या है, तो देखिए ये जो B है ना, B कॉमन है। देखो B एंगल जो है ये दोनों ही ट्राइंगल्स में आ रहा है, BCA में भी आ रहा है, यानी कि बड़े वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और छोटे वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, यानी कि एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B हो जाएगा, बराबर। इतनी बातें आपको समझ में आई। तो एक तो हमने दिखा दिया, फिर अगर हम कोई और एंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे सिमिलर बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में जरा देख लीजिए क्या बोला था कि XY पैरेलल है AC के, देखो XY पैरेलल है AC के, ठीक है। तो अगर ऐसा है ये पैरेलल है इसके, तो फिर ये जो है ना ये YC, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रांसवर्सल, ध्यान से समझना। ये BC, देखो ये AC और XY क्या है, पैरेलल है, तो ये जो BC है ना, BC क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे एंगल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे कि नहीं। थोड़ा इसको बढ़ा करके देखो, मान लो ये इस तरीके से है, ये ऐसे थोड़ा सा बढ़ा हुआ, ठीक है, ये दोनों है पैरेलल और ये क्या है बच्चों, ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि एंगल C कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल Y के, बराबर। तो आप लोग देख सकते हो, ध्यान से देखिएगा, ये छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो बड़े वाले ट्राइंगल में क्या आ रहा है, एंगल C जो कॉन्ग्रुएंट है, छोटे वाले ट्राइंगल में जो Y आ रहा है उसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। कैसे है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स में हमने क्या दिखाया कि दो एंगल्स को हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया है, यानी हम बोल सकते हैं कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल, कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, कौन से टेस्ट से, तो बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ओके। तो चलो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बच्चों, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो आपको इतना सारा करने का मतलब जरूरत नहीं है, ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है, यस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो फिर क्या होगा, इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उनका रेशियो भी इक्वल होगा, है ना। तो देखो इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, BA अपॉन BX, देखो इन दोनों को लिया BA अपॉन BX, ठीक है, ये किसके इक्वल है, तो AC अपॉन XY के, देखो AC अपॉन XY के क्या है बच्चों, इक्वल है। इसका रीजन आप क्या बताएंगे, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स ऑलरेडी इन्होंने लिखा हुआ है, बराबर। अभी हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखिएगा ये जो BA अपॉन BX है इसका वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ से देखो इतना होगा, ये देखो AB अपॉन BX, BA बोलो या फिर AB बोलो, बोथ आर सेम, राइट। तो AB अपॉन BX कितना है, 5/2 है ना, इसके प्लेस पे हम लिख देंगे 5/2 विच इज इक्वल टू AC अपॉन 9। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपको AC का वैल्यू मिल जाएगा। चलो हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 9 को इधर लेंगे, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 5/2 इंटू 9 विच इज इक्वल टू AC। अब क्या 9 5 कर दो 45, अपॉन में आ गया 2 विच इज इक्वल टू AC। चलो अब इसको कैंसिल करते हैं, तो जब कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, इसमें से 1 बचेगा, पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाएंगे, 2 5 ज़ा 10, यानी कि AC का वैल्यू हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, 22.5, ठीक है। चलिए यहाँ पे इस बॉक्स में हम लिख देते हैं 22.5 और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, यस। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस तो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अभी लास्ट में एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13, तो उसको भी सॉल्व करेंगे। पहले आप इसको देख लो, अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए, जो भी खाली बॉक्सेस दिए गए उनको भर लो, और फिर उसके बाद हम लोग फाइनली
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ये चैप्टर का। चलिए फाइनली हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ना ये फिगर दिया गया है और क्या क्या लिखा है चलिए समझते हैं कि द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर DEFG आर ऑन द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। जैसे कि आप लोग इस फिगर में भी देख सकते हो, ये क्या है बच्चों, ये आपका स्क्वायर है, ठीक है। तो ये स्क्वायर के जो वर्टाइसेस है ना वो क्या कर रहे हैं, मतलब वो कहाँ पर है, तो वो ट्राइंगल ABC के जो साइड्स है ना उनके ऊपर है। आप देख सकते हो जैसे कि ये जो G है ये कहाँ पर है, देखो AB साइड के ऊपर है, ठीक है। F कहाँ पर है, AC के ऊपर। D और E कहाँ पर है, तो BC के ऊपर, ठीक है। और फिर यहाँ पे बताया गया है कि ये जो एंगल A है ना ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो फिर हमें ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि DE स्क्वायर विच इज इक्वल टू BD इंटू EC, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हिंट भी दिया गया है, तो ये जो हिंट दिया गया है ना बच्चों यही हमारी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे होगा, फिर उसके बाद हम लिखेंगे, ठीक है। पहले गिवन लिख लेने दो। तो गिवन में आप क्या लिखोगे, ये जो दिया गया है उसे लिख लीजिएगा कि द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर है, DEFG स्क्वायर, DEFG आर ऑन द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। और इसमें क्या दिया है कि ये जो एंगल A है ना ये है 90 डिग्री का, ये भी यहाँ पर बताया गया है, ठीक। और हमें क्या प्रूफ करना है, चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं टू प्रूफ, यानी कि हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट DE स्क्वायर विच इज इक्वल टू BD इंटू EC, ठीक है। यस, अब यहाँ से इसका प्रूफ जो है ना वो हम शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हम यहाँ पे एक्चुअल में क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हिंट क्या दिया है कि आप ना सबसे पहले ये करो कि ट्राइंगल GBD और ये जो ट्राइंगल CFE है ना इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करो, ठीक है। तो देखिएगा GBD कहाँ पर है, देखो GBD ये वाला ट्राइंगल और CFE यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। अभी इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या करना होगा, तो सिमिलर प्रूफ करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है कि इसका भी आप लोग यूज कर सकते हो, GD विच इज इक्वल टू FE विच इज इक्वल टू DE, GD FE और DE, ठीक है। ये सभी क्या है, इक्वल है। वैसे तो ये इक्वल ही होंगे क्योंकि हम जानते हैं अगर ये स्क्वायर है तो इसके सभी साइड्स क्या होते हैं, देखो स्क्वायर में क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। और सब के सब एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। यानी कि ये एंगल, ये भी और ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री का, ठीक है। तो देखिएगा हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कैसे दिखाएं, ऐसे डायरेक्टली अगर आप चाहो तो यहाँ पे इन दोनों को आप सिमिलर नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना होगा, ये जो ट्राइंगल है ना इसको हम किसी और ट्राइंगल के सिमिलर दिखाएंगे, ठीक है। और ये वाला जो ट्राइंगल है इसको भी किसी और ट्राइंगल के हम सिमिलर दिखाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो दोनों ट्राइंगल्स है ना ये भी आपस में सिमिलर हो जाएंगे। कैसे सिमिलर हो जाएंगे, जो हमने वो तीसरा वाला ट्राइंगल लिया था ना स्टूडेंट्स, वो वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर होगा और वही वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के भी सिमिलर होगा, ठीक है। मतलब वो जो तीसरा वाला ट्राइंगल है ना वो सेम रहेगा, दोनों के सिमिलर होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो फिर ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और अगर एक बार ये आ गया ना तो फिर जो हमको प्रूफ करना है वो हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों को सिमिलर हमको दिखाना पड़ेगा। तो कैसे होगा चलिए हम समझते हैं। पहले तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल DEFG इज अ स्क्वायर। DEFG क्या है बच्चों, इट इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। यस, चलिए ये मैंने लिख दिया बराबर। तो अगर ये स्क्वायर है तो फिर इसके सारे जो एंगल्स हैं वो कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। और जो इनके साइड्स हैं वो सभी क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले उसको लिख करके दिखा देते हैं। अगर ये स्क्वायर है तो फिर DE विच इज इक्वल टू क्या होगा, देखो DE इक्वल होगा EF के, देखो इसकी जरूरत हमको पढ़ने वाली है आगे। और फिर ये EF इक्वल हो जाएगा बच्चों FG के, और ये इक्वल होगा किसके, DG के, ठीक है। यस, उसके बाद से इसके सारे जो एंगल्स हैं वो हो जाएंगे 90 डिग्री के। तो चलिए यहाँ पे एंगल्स भी हम लिख देते हैं। तो एंगल D विच इज इक्वल टू एंगल E, और ये इक्वल होगा किसके, एंगल F के, और ये इक्वल हो जाएगा एंगल G के। सारे एंगल्स हो जाएंगे 90 डिग्री के, ठीक है।
फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1, बराबर। इतनी बातें आपको समझ में आई। उसके बाद से हमें करना क्या है ना, हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे और एक दूसरा ट्रायंगल लेंगे। इन दोनों को ऐसे डायरेक्टली हम सिमिलर तो नहीं दिखा सकते, लेकिन हम मतलब किसी और तरीके से दोनों को सिमिलर दिखा सकते हैं। तो समझिएगा, हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे और फिर ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये ट्रायंगल लेंगे और इन दोनों को हम लोग सिमिलर दिखाएंगे, ठीक है। तो जब भी आप ट्रायंगल का नाम लिखते हो ना, तो ध्यान से देख करके लिखा करो। जैसे कि ये छोटे वाले ट्रायंगल का हम नाम लिखते हैं, कैसे लिखा जाए, BDG, ऐसे लिखो BDG, चलिए BDG लिखते हैं, या फिर हम ऐसे लिखते हैं GBD, ओके GBD, यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल GBD एंड ट्रायंगल। बड़े वाले ट्रायंगल का नाम कैसे लिखा जाए तो समझना पड़ेगा। देखिएगा, बड़ा वाला ट्रायंगल ये है ABC, ठीक है। अब नाम कैसे लिखना है वो समझो, ठीक है। तो देखिएगा, ये छोटे वाले ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, मतलब एंगल D 90 डिग्री का है। और बड़े वाले ट्रायंगल में ये जो एंगल A है ना बच्चों, ये है 90 डिग्री का, ठीक है। मतलब इसको हमें इसके साथ लेना होगा, D के साथ क्या लेना होगा, A लेना होगा। तो कहाँ पर D है, यहाँ पर D है ना, तो लास्ट में हमारा A आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद समझिएगा ध्यान से, आपको बताती हूँ, जैसे कि ये जो एंगल B है ना, ये दोनों ही ट्रायंगल्स में आ रहा है। कैसे, देखो GBD में भी आ रहा है और ये जो ABC ट्रायंगल है ना, इसमें भी ये आ रहा है, यानी कि B के साथ हमें क्या लेना चाहिए, B को ही लेना चाहिए। तो देखिएगा, ये B बीच में है ना, तो यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे A लिख दिया, B लिख दिया। अभी बचता क्या है, क्या बचता है, C बचता है ना। देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सा वर्टेक्स बच रहा है, C, तो A के साथ और G के साथ क्या आ जाएगा बच्चों, C आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, C लिख देंगे, यानी कि इस ट्रायंगल का नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल CBA, और इस ट्रायंगल का नाम कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल GBD, ठीक है। नाम लिखते टाइम पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दे करके ही नाम लिखना है, ठीक है। यस, अब देखिएगा इसमें क्या क्या कॉन्ग्रुएंट होगा, कौन कौन से एंगल्स यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देखिए ध्यान से, ये जो एंगल B है ये दोनों ही ट्रायंगल्स में आ रहा है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, ठीक है। इसका रीजन आप क्या बताओगे बच्चों, आप ये बोल सकते हो कॉमन एंगल। ये क्या है, कॉमन एंगल है ना, दोनों में आ रहा है, इसके लिए ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बराबर। तो पहला हमने ये एंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। इसके अलावा एंगल D जो है बच्चों, देखो एंगल D है 90 डिग्री का, एंगल A भी क्या है 90 डिग्री का, है ना। तो छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल D और बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल A, ये दोनों हैं 90 डिग्री के, मतलब दोनों हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इसका रीजन हम यहाँ पे लिखेंगे कि ईच 90 डिग्री, ओके, हर एक 90 डिग्री का है। तो आप लोग देख सकते हो, ये दोनों ट्रायंगल्स में हमने दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया है, यानी हम बोल सकते हैं कि दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय विच टेस्ट, तो एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल GBD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBA, ठीक है। रीजन बताओ इसका, क्या लिखेंगे हम, बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी, यस। और इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर, कौन सा इक्वेशन लिखा जाए, चलिए इक्वेशन नंबर 2 करके हम लिख देते हैं, बराबर। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, ये तो हमने ला दिया ना। अब हम देखिएगा, ये वाला ट्रायंगल लेंगे और फिर से ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे और इन दोनों को हम लोग सिमिलर दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं इसी के जैसा, तो क्या लिखेंगे, सिमिलरली, यानी इसी तरह, सिमिलरली इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल आएगा, तो ये वाला ट्रायंगल। देखो इसका नाम कैसे लिखोगे, ध्यान से देख करके लिखना होगा। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे पता है, देखो ये जो एंगल C है ये कॉमन है, दोनों में आएगा, बड़े वाले ट्रायंगल में भी आएगा और ये छोटे वाले में भी आएगा, यानी कि C के साथ C आना चाहिए, ठीक है। और फिर ये E है 90 डिग्री का, ये A है 90 डिग्री का, यानी कि E के साथ क्या आना चाहिए, A आना चाहिए, बराबर। और फिर और बाकी जो बचा वो उसके साथ आएगा। तो देखो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं कि ट्रायंगल CFE एंड ट्रायंगल, दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम कैसे लिखोगे, C के साथ क्या आना चाहिए, C आना चाहिए ना, तो यहाँ पे लिख देंगे C, ठीक है। C लिखा, CFE, और यहाँ पे F के साथ क्या आएगा, अभी इसको छोड़ो, ये देखो ये जो E है ना, E के साथ क्या आना चाहिए, A, तो E कहाँ पे आए, लास्ट में आया ना, तो यहाँ पे लास्ट में A आ जाएगा। अभी बीच में क्या आना चाहिए, बीच में क्या आएगा, तो बच क्या रहा है, देख लो, हमने एक मिनट, हमने क्या लिखा, C लिखा, A लिखा, बच क्या रहा है बच्चों, B, तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, B,
समझ पाए कि नहीं? क्या लिखेंगे हम लोग? CBA। तो देखो हमने दोनों ट्राइंगल्स ले लिए हैं, ट्राइंगल CFE और ट्राइंगल CBA। अब हमें इसमें बताना है कि कौन कौन से एंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो पहला तो हमको सामने से ही दिख रहा है, ये जो एंगल C है ये क्या है? कॉमन है। ये बड़े वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, छोटे वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। व्हाट इज द रीजन? कॉमन एंगल। कॉमन एंगल है ना, दोनों में आ रहा है, इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चों? कॉमन एंगल। ठीक है, फिर उसके बाद देखिएगा ये वाला एंगल है 90 डिग्री का और एंगल ए भी क्या है? 90 डिग्री का। मतलब छोटे वाले ट्राइंगल में देखो, इधर मैं इसको बना देती हूँ, ठीक है, ये 90 डिग्री का होगा। जानते हो ना कैसे? एंगल्स इन लीनियर पेयर क्या होते हैं? 180 डिग्री का। तो अगर ये है 90 तो ये भी कितना होगा? 90 होगा। वही तो हमने बताया है, अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिएगा ये छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल ई है 90 डिग्री का और बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल ए भी क्या है? 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एंगल E इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A। ठीक है, रीजन इसका क्या बताओगे? ईच 90 डिग्री। हर एक एंगल क्या है यहाँ पर? 90 डिग्री का है। ठीक है, ईच 90 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन से टेस्ट से बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे? तो बाई एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स कि ट्राइंगल CFE इज सिमिलर टू ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? CBA। ठीक है, इसका रीजन बताइए। तो बाई एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, है ना। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको हम लिख देंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 3। ठीक, चलो आधा काम तो हमने कर लिया, आधा से ज़्यादा काम कर लिया, बस अभी आंसर मिल जाएगा। थोड़ी देर और आप लोग इंतज़ार कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं समझ में आ रहा है कि नहीं, हर एक स्टेप आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पर एंगल ने इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या है? GBD सिमिलर है ट्राइंगल CBA को और CFE किसको सिमिलर है? तो CBA को। मतलब इधर भी CBA है और इसमें भी क्या है बच्चों? CBA है। ठीक है, तो अगर ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, तो फिर हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 और 3 से क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, है ना। क्योंकि ये क्या है? CBA के सिमिलर है और ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर है CBA के, इसीलिए ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम 2 and 3 से हम क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल GBD, देखो ट्राइंगल का नाम लिखो सही से, GBD ये क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। कौन से ट्राइंगल के? तो ट्राइंगल CFE के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मैंने लिख दिया बच्चों? CFE। ठीक, अब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या आ गए? सिमिलर आ गए। तो हम जानते हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उनका रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे वही लिखने वाले हैं। देखिएगा ये जो GB है इसके अपॉन में क्या आएगा? देखो GB के अपॉन में CF आ जाएगा। ठीक है, फिर ये BD के अपॉन में FE आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे BD अपॉन FE। ठीक है, और इसके अपॉन में क्या आएगा बच्चों? देखो GD ले लेंगे, GD अपॉन क्या आएगा? CE। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया CE। इसका रीजन आप क्या बताओगे? तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, इस तरीके से करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब हमें क्या चाहिए? यहाँ पे देख लीजिएगा, हमें DE का स्क्वायर विच इज इक्वल टू BD इंटू EC चाहिए, यानी कि BD और EC होना चाहिए। तो BD और EC हमारे पास है क्या? ये देखो यहाँ पर है, बराबर। और फिर हमें ये देखो, हमें ना ये चाहिए ना ये चाहिए, हमें GB भी नहीं चाहिए, CF भी नहीं चाहिए ना, BD और CE चाहिए। तो ये दोनों में है, मतलब इन दोनों का हमको काम है, बाकी इसका कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए ना कहीं पे GB है ना कहीं पे CF है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों रेशियोज को ही लेंगे, बाकी इसको हम निकाल देते हैं। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? BD अपॉन FE विच इज इक्वल टू GD अपॉन CE। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ये दोनों तो ठीक है, हमको यही चाहिए था, लेकिन हमें DE चाहिए। अब DE हम कैसे लाएं? क्योंकि हमारे पास तो इधर GD है इधर FE है, तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 था ना, ये हमारी हेल्प करेगा। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो FE है, देखो FE, ठीक है, FE के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? DE लिख सकते हैं ना, क्योंकि DE और FE दोनों क्या है? इक्वल है। वैसे ही ये जो GD है ना, GD कहाँ पे? देखो GD। ठीक है, इसके प्लेस पर भी हम क्या लिख सकते हैं? DE लिख सकते हैं, क्योंकि DG जो है वो इसके इक्वल है। तो देखिएगा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? BD
अपॉन ये एफ ई के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, डी ई। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स डी ई विच इज इक्वल टू, ये जी डी के प्लेस पे भी हम क्या लिख सकते हैं, डी ई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, डी ई, और फिर यहाँ पर क्या है, ई सी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चों, सी ई। और ये कहाँ से लिखा, 1 से लिखा, यहाँ पे बता दीजिए फ्रॉम 1। अब क्या, अब ज्यादा कुछ नहीं करना, सुनो ध्यान से, ये जो डी है ना इसको हम उस साइड भेजेंगे, सी को इस साइड बुला लेंगे, तो जब ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बी डी इंटू सी ई विच इज इक्वल टू, और यहाँ पे जाने के बाद डी ई इंटू डी हो जाएगा, तो डी इंटू डी दोनों सेम टू सेम है ना, तो क्या हो जाएगा डी का स्क्वायर, और फिर हमें जो चाहिए था वो तो मिल गया, बी डी इंटू ई सी हम लिख देंगे यहाँ पे, देखिएगा डी इंटू डी, यहाँ पे क्या आएगा, डी ई का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, बी डी इंटू ये जो सी ई है ना, क्या हम इसको ई सी करके लिख सकते हैं, हाँ जी हाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे ई सी दिया था ना, तो बस इसको थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं, सी ई को लिख देते हैं ई सी, और यहाँ पे जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, यहाँ पे आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यस, तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे होता है कंप्लीट, आप देख सकते हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से समझेंगे ना आपको समझ में आएगा। देखो जो था यहीं पर तो था, क्या किया हमने, ट्रायंगल लिया अलग अलग और फिर उनको सिमिलर दिखाया, जो आप पहले से करते हुए आ रहे हो। ठीक है, यस, तो यहाँ पर आपका ये जो प्रॉब्लम सेट 1 है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, इसी के साथ ही आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ, और जो आपके ज्योमेट्री के बाकी के चैप्टर से सब कुछ कंप्लीटेड है विथ प्रॉब्लम सेट, यानी कि सारे के सारे प्रैक्टिस सेट के सभी क्वेश्चंस और प्रॉब्लम सेट के भी सारे क्वेश्चंस कंप्लीटेड है। तो बस आप लोग को कुछ नहीं करना, प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग मतलब कोई भी लेसन अगर आपको चाहिए तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, और फिर वहाँ पर आपको सारे वीडियोस लाइन से अरेंज किए हुए मिल जाएंगे। ओके, मतलब वो चैप्टर के, जैसे कि आप लोगों को मान लीजिए चैप्टर नंबर 2 चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उस पर जब आप दबाएंगे ना तो पूरा स्टार्टिंग से लेकर के यानी प्रैक्टिस सेट से लेकर के प्रॉब्लम सेट के सारे वीडियोस वहाँ पर वो प्लेलिस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हर एक चैप्टर का है, तो आप लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे से। ठीक है, बाकी कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट्स के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं PDF फाइल में। ठीक है, यस एवरीवन, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कुछ भी बात रहे तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय एवरीवन।